हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, आज हम आपको बायोलॉजी में चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन कराएंगे। बच्चों, आपके चैप्टर 8 से आपका कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। ये कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में प्रेजेंट है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कराते हैं चैप्टर 8 सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई, जो सेल होती है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी सेल्स के बने हुए होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब जो एक सेल से बने हुए होते हैं, और मल्टीसेलुलर का मतलब जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनते हैं। सेल की जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व कॉर्क सेल एंड कॉनॉइड द टर्म सेल्स। भाई, सबसे पहले जब सेल्स की डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, बट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब्ड द लिविंग सेल्स। लेकिन सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आगे आता है सेल थ्योरी। जो सेल्स के बारे में जो थ्योरी दी थी वो हमारे दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लाइडेन और एक थे स्वान। 1838 एंड 1839 में इन्होंने स्टडी की थी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट एंड एनिमल सेल्स की, और उनकी सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया था। तो सबसे पहले आते हैं रुडोल्फ विर्चाओ। 1858 was the first to explain the new cells are formed from the pre-existing cells। भाई, रुडोल्फ विर्चाओ ने 1855 में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, उन्होंने बताया था कि जो नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल्स से ही बनती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें? ओमनिस सेलुला, ई सेलुला। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, द सेल थ्योरी एज वी अंडरस्टैंड टुडे हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। भाई, जो सेल थ्योरी है उसे आज के समय में जो सेल को समझाने के लिए बताया गया कि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। आगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स दियर प्रोडक्ट। भाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी सेल्स के बने हुए होते हैं और उनके प्रोडक्ट के बने हुए होते हैं, यानी कि सेल्स के बने हुए हों या फिर सेल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे बने हुए हों। आगे आता है सेकंड पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। भाई, जितनी भी सेल्स होती हैं वो सभी पहली सेल्स की, यानी कि जो पुरानी सेल्स होती हैं उनसे बनती हैं। जो सेल्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती कौन सी हैं? इस सेल्स विच डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड ए प्रोकैरियोटिक सेल। भाई, जो वे सेल जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यानी कि सेकंड पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें कौन कौन सी सेल्स आती हैं आपकी? एक तो आती है बैक्टीरियल सेल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है वो आपकी सबसे छोटी सेल्स है जिसको पीपीएलओ कहा जाता है, और ये भी आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आती है। आगे आ जाइए, प्रोकैरियोटिक सेल्स में फर्स्ट पॉइंट आता है, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज एंड मल्टीप्लाई मच फास्टर देन द यूकैरियोटिक सेल्स। भाई, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो सामान्य रूप से साइज में छोटी होती हैं एंड मल्टीप्लाई मच फास्टर देन
यूकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना में बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। आगे आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट भाई, जो बैक्टीरिया होते हैं वे भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम स्टेन होते हैं, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम। सेकंड पॉइंट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम स्टेन होते हैं, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम स्टेन नहीं होते। थर्ड पॉइंट, देयर इज ए सिंगल सर्कुलर डीएनए विच डज नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन। भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें सिर्फ सिंगल डीएनए प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट आता है द न्यूक्लियोइड इज एसोसिएटेड विद द मीजोसोम। भाई जो न्यूक्लियोइड्स होते हैं वो इसमें मीजोसोम्स के साथ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है द राइबोसोम्स आर फाउंड अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। भाई जो राइबोसोम होते हैं इसमें वो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, ठीक है। और जो राइबोसोम होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं 70S और एक होते हैं 80S। और जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और 70S टाइप के जो राइबोसोम होते हैं उनमें दो सब यूनिट्स होती हैं, एक तो होती है 50S और एक होती है 30S। आगे आ जाइए, हमारी सेकंड सेल्स आती है यूकैरियोटिक सेल्स। भाई जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आती हैं, और जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारी बैक्टीरियल सेल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ ये सभी आती हैं, और यूकैरियोटिक में प्लांट एंड एनिमल सेल आती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स कहते किसको हैं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, यूकैरियोटिक सेल्स आर दोज cells which have a nuclear membrane and other membrane bound organelles in the cytoplasm। भाई जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट में देयर जेनेटिक मटेरियल इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस। भाई इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है, और क्रोमोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका फर्स्ट पार्ट आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। भाई सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इट अलोज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। भाई सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही होती हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, और आपने देखा होगा अगर कोई भी प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है तो जो बाहर उसके लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, बाहर वाली लेयर से अंदर वाली लेयर, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि कुछ मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर और कुछ सेल के बाहर होती हैं, यानी कि ये इन मटेरियल्स को जो बाहर होते हैं उन्हें अंदर आने से रोकती है, जो अंदर होते हैं उनको बाहर जाने से रोकती हैं। आगे आ जाइए फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। भाई फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के। फर्स्ट आता है एक्ट एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। भाई ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और सेल की शेप को मेंटेन करती है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, इट ऑल्सो एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट
द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल। भाई ये क्या काम करती है, इट ऑल्सो एक्ट एज मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट। भाई जो सेल के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो इंटरनल कंटेंट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट देती हैं सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी डिफ्यूजन। भाई डिफ्यूजन क्या है, ठीक है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट of a substance from a region of high concentration to a region of low concentration is called a diffusion. A spontaneous movement of a substance, भाई एक ये ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है और इसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। भाई ऑस्मोसिस क्या है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो मूवमेंट होता है वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ठीक है, और हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं और इसको क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। सेकंड पार्ट आता है हमारा सेल वॉल। इट इज ए फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। भाई ये हमेशा प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। इट इज ए टफ फ्लेक्सिबल बट फेयरली रिजिड आउटर कवरिंग लिविंग आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। भाई ये हमेशा प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। कैसी होती है, टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन थोड़ी हार्ड भी होती है, ठीक है। जो इसकी बाहर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बाहर की ओर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर होती है और सेल वॉल बाहर की ओर होती है और इसको क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। और ये किस चीज़ की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। भाई न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ब्रेन होता है सेल्स का, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इट हैज़ ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई इसमें डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इट हैज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, और इसमें एक धागे की तरह स्ट्रक्चर, धागे की स्ट्रक्चर वाली एक धागे की तरह एक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक बट नॉट इन प्रोकैरियोटिक सेल। भाई ये हमेशा यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती। द सब्सटेंसेस फिल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। भाई कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। अब आगे आता है न्यूक्लियस के जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट, इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड रेगुलेट्स सेल साइकिल। भाई ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और सेल साइकिल को रेगुलेट्स करती हैं, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और सेल साइकिल को रेगुलेट करती हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। कौन, न्यूक्लियस। आगे आता है इट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ हेरिडेटरी ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स। भाई ये क्या, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या काम करता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं उनके हेरिडेटरी जो ट्रेट्स होते हैं, यानी कि जो उनके आनुवांशिक गुण होते हैं उनको बच्चों में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। कौन, न्यूक्लियस। आगे आता है इट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। भाई सेलुलर रिप्रोडक्शन में जो मेन भूमिका होती है वो न्यूक्लियस की होती है, ठीक है। आगे आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियस। भाई स्ट्रक्चर दिखाई दी हुई है।
आपको न्यूक्लियस का डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है और उसमें कुछ बीच में खाली जगह पोर छूटे हुए हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और न्यूक्लियस से अटैच बाहर की ओर एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक डॉट की तरह स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसको राइबोसोम कहा जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उनको क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक वो होते हैं जिन पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का ब्रेन होता है। तो चलिए आगे आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है। और एक बात और, जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है, मैट्रिक्स होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब आ जाइए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है। इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंसेस which surroundings a nucleus. It is a filled content inside the plasma membrane. भाई ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस के बाहर की ओर फैला हुआ होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर की ओर ये फैला हुआ होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। आगे आ जाइए, साइटोप्लाज्म के जो फंक्शंस हैं, इसमें फर्स्ट फंक्शन आता है इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। भाई इसका काम क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स वो होते हैं जो कि सेल के अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट में आ जाइए, इट एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स सच एज एमोनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन एंड आयरन एक्सेट्रा। भाई ये क्या काम करते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है ये स्टोर करता है, ठीक है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को। और कौन कौन से हैं वो, एक एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, आयरन एक्सेट्रा, इन सभी को। आगे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। दे कैरी आउट इम्पोर्टेंट फंक्शंस। भाई इनके कुछ फंक्शंस जो हैं सेल्स में वो डिफरेंट हैं। ठीक है। आपका फर्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम membrane is made up of lipids and proteins. There are two types of endoplasmic reticulum. भाई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियस से अटैच होता है, ठीक है, और थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा फर्स्ट है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें राइबोसोम अटैच होता है इनकी सरफेस से। जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। आगे आ जाइए, फंक्शंस हैं, फर्स्ट आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स।
भाई जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका यूज़ किया जाता है जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं उनको बनाने में। नेक्स्ट आ जाइए, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस आर एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ अदर प्रोटीन्स और लिपिड्स का जो काम होता है वो एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाना होता है। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमें जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है उस सभी एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में ये रिलीज करती है। ठीक है, और एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें एटीपी के रूप में मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, जो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करती है। ठीक है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है सेल्स का। और ये एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनको सेल्स की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। आगे आ जाइए, इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। भाई ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। ठीक है, और जो आउटर कवरिंग होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है वो कैसी होती है? पोरस होती है। और वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, और जो अंदर वाली लेयर होती है वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। और दीज फोल्ड आर नोन एज क्रिस्टी, और जो ये मुड़ी हुई होती है इनको कहा जाता है क्रिस्टी। आगे आ जाइए, माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आता है, इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ये क्या होते हैं? इसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इट इज एबल टू मेक सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन्स। ये कुछ प्रोटीन्स को बनाने में भी हेल्प करता है। द एनर्जी विच इज नीडेड फॉर कैरिंग आउट द वेरियस केमिकल प्रोसेस by the cell is released by mitochondria in the form of ATP। भाई इसमें क्या होता है? एनर्जी की जब हमें ज़रूरत होती है तो इसमें वेरियस केमिकल प्रोसेस के द्वारा एनर्जी रिलीज करती है माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। आगे आ जाइए, एटीपी ऑन हाइड्रोलाइसिस गेट्स कन्वर्टेड टू एडीपी। जो एटीपी होता है उसके हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। और एडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम बना हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स होती है, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। जिसकी बाहर वाली लेयर होती है वो पोरस होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है वो अंदर की ओर फोल्ड होती है। ठीक है, और जो फोल्ड होती है उनको क्रिस्टी कहा जाता है। और इसमें एक डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स आता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक दैट फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। भाई जो लाइसोसोम होते हैं वो भी क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये एंजाइम्स होते हैं
ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने हुए होते हैं। लाइसोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल। लाइसोसोम को सेल्स का सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है, क्वेश्चन आ भी जाता है कि भाई लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, वाई। आगे आ जाइए, इसका रीजन देखते हैं। द रीजन फॉर दिस इज दैट ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म व्हेन द सेल are damaged, lysosome may burst and the enzymes digest their own cells। भाई क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये होता है कि जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है, कुछ सेल्स डैमेज हो जाती हैं और उनसे जो सेल डैमेज हो जाती हैं और उनसे कुछ जो एंजाइम्स वगैरह जो निकलते हैं तो वो सेल के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है, उन जो डैमेज सेल्स होती हैं उन सभी को अपना भोजन बना लेता है, ठीक है, वो उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है, उन्हें खाना शुरू कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, एक सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक है। आगे आ जाए, इसके कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट फंक्शन आता है हमारा, इट एक्ट एज ए वेस्ट डिस्पोज्ड सिस्टम। भाई ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है। सेकेंड पॉइंट, इट एक्ट एज ए सुसाइड बैग इन ए केस ऑफ सेल डैमेज। भाई जब सेल डैमेज हो जाती है तब ये सुसाइड बैग की तरह काम करता है। इट सर्व्स एज एन इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें एक इंट्रासेलुलर यानी कि एक आंतरिक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। आगे आ जाइए, गोल्जी एपरेटस। अब पढ़ते हैं हम गोल्जी एपरेटस के बारे में। इट इज़ ए वेरी प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनेल्स। भाई ये एक वेरी प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है और इसको सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था वो कैमिलो गोल्जी थे, यानी कि इनके साइंटिस्ट का नाम क्या था, कैमिलो गोल्जी, और इन्होंने अपने नाम के आधार पर ही अब इसका नाम रखा था। इसको हम गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं। आगे आ जाइए, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। भाई ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें जो वेसिकल्स होती हैं, वेसिकल्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं वो पैरेलल फॉर्म में अरेंज होती हैं एक दूसरे के ऊपर, और जिनको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। आगे आ जाइए, फंक्शंस दिए हुए हैं गोल्जी एपरेटस के। फर्स्ट आता है, गोल्जी एपरेटस स्टोर मॉडिफाइड एंड पैक प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। भाई जो गोल्जी एपरेटस होते हैं वो स्टोर होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं और पैक प्रोडक्ट की तरह होती हैं वेसिकल्स में। आगे आ जाइए, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड एक्रोसोम। भाई ये हेल्प करती हैं लाइसोसोम और एक्रोसोम को बनने में। आगे है, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर इन सम केसेस। और ये क्या काम, कुछ केसेस में ये कॉम्प्लेक्स शुगर के रूप में होता है और कुछ केसेस में सिंपल शुगर के रूप में होता है, ठीक है। आगे आ जाइए, वैक्यूल्स। अब आती है बारी हमारी वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स, these are the storage sac for a solid और लिक्विड कंटेंट। भाई जो वैक्यूल्स होती है, ठीक है, ये सॉलिड और लिक्विड कंटेंट की तरह काम करती है। जैसे हमारी एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, जब कोई भी मैट्रिक्स यानी कि लिक्विड मैट्रिक्स अपनी पूरी मात्रा में नहीं भर पाता तो वहाँ पर कुछ खाली जगह रह जाती हैं, और उन जो वो खाली जगह रह जाती है उनको क्या कहा जाता है, वैक्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैक्यूल्स कहा जाता है। जो एनिमल सेल होती हैं उनमें वैक्यूल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है या फिर वो एब्सेंट होती हैं, जबकि जो प्लांट सेल होती हैं उनमें वैक्यूल्स का साइज जो होता है वो लार्ज साइज होता है। कैसा होता है, लार्ज साइज होता है, ठीक है। और
कम से कम वो 50 से 90% टोटल सेल वॉल्यूम यानी कि प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मिलती हैं और 50 से 90% तक ये वो एरिया घेरे रखती हैं। कौन? वैक्यूल्स। किसका? प्लांट सेल का। आगे आ जाइए फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। फर्स्ट फंक्शंस आता है वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रेजिडिटी ऑफ द सेल इन द प्लांट्स। भाई इनका काम क्या होता है? वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। अगर जो ये वैक्यूल्स होती हैं ये पूरी सेल में फैली हुई होती हैं, ठीक है, और ये सेल को प्रोवाइड कराती हैं टर्जिडिटी और रेजिडिटी, मतलब उसे हार्डनेस देती हैं। किसको? प्लांट सेल को। आगे आ जाइए सेकंड पॉइंट, मैनी सब्सटेंसेस लाइक एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। भाई कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, इनमें एमिनो एसिड होता है, शुगर होता है, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और ये सभी किस में स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स में। आगे नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी प्लास्टिड्स। भाई प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। और प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये भी कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, और किस में मिलते हैं? प्लांट सेल में मिलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स डिपेंडिंग ऑन दियर कलर्स एंड फंक्शंस। अपने कलर और फंक्शंस के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आ जाइए ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। भाई ये कैसे प्लास्टिड्स होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता। फाउंड इन स्टोरेज ऑर्गन दैट आर मोस्टली नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट। भाई ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, और ये फाउंड इन स्टोरेज ऑर्गन्स, और कहाँ पर रहते हैं? जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, और ये सनलाइट में भी एक्सपोज्ड नहीं होते। आगे आ जाइए, देयर मेन फंक्शंस इज टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इनके मेन फंक्शंस होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखते हैं, और वो कौन से हैं न्यूट्रिएंट्स? स्टार्च होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। आगे आ जाइए क्रोमोप्लास्ट। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। दीज आर द कलर्ड प्लास्टिड्स। भाई ये कैसे होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। कंटेन मेनली द येलो, रेड एंड ऑरेंज पिगमेंट। भाई मेन रूप से ये येलो कलर के होते हैं, रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं। कौन? क्रोमोप्लास्ट। These are found in petals of flowers and skin of fruits। और कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं? ये जो प्लांट्स, जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन प्लास्टिड्स कंटेनिंग मेनली क्लोरोफिल। भाई जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो उसमें क्या होता है? ग्रीन प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा? क्लोरोफिल, ठीक है। एंड सम अमाउंट ऑफ कैरोटीन एंड जेंथोफाइल। और इसमें और चीज़ क्या, मतलब इसमें जो क्लोरोफिल होता है उनमें कुछ अमाउंट तो कैरोटीन्स की होती है और कुछ जेंथोफाइल्स की होती है, ठीक है। यानी कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है और स्टोर करके रखता है फैट, स्टार्च, इन सब को। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। मेन रूप से उनके जो कलर होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो होते हैं,
ठीक है। और ये फ्लावर्स की पेटल्स में प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये अधिकतर जो प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है। और इनका ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। इनमें कुछ मात्रा कैरोटीन्स की होती है और कुछ होती है ज़ैंथोफाइल्स की। अब आप देख रहे हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना हुआ है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। और इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, सिक्के की तरह स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे हुए दिखाई देते हैं ऐसे ही आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, जिनको क्या कहा जाता है, थाइलेकोइड्स कहा जाता है। और जिनसे ये जुड़े हुए होते हैं उनको कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेला। क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा लैमेला। और जो इसमें लिक्विड मटेरियल होता है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। अब नेक्स्ट आता है हमारा राइबोसोम्स। क्या आता है, राइबोसोम्स। जो सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स हैं वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था पैलेड नामक साइंटिस्ट ने। किसने किया था, जो पैलेड नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था 1953 में। और कहाँ पर देखा था इन्होंने, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि सबसे पहले राइबोसोम को पैलेड नामक साइंटिस्ट ने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। आगे आ जाइए, दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। दे हैव नो बाउंड्री मेम्ब्रेन, और इनमें कोई भी बाउंड्री मेम्ब्रेन नहीं होती। आगे आ जाइए, नंबर 3, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, 80S टाइप के। और इसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं, 60S एंड 40S। मैंने पहले भी बताया था जो राइबोसोम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं 70S, एक होते हैं 80S। जो 70S टाइप के होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, और जो 80S टाइप के होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। जो 70S टाइप की जो सब यूनिट्स होती हैं वो 50S और 30S टाइप की होती हैं। और जो यूकैरियोटिक यानी कि 80S टाइप के जो राइबोसोम होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं उनकी यूनिट्स होती हैं 60S एंड 40S। आगे आ जाइए, द मेन फंक्शंस ऑफ राइबोसोम इज टू सिंथेसिस प्रोटीन। भाई जो राइबोसोम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। आगे आ जाइए, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। भाई ये साइटोस्केलेटन जो होता है ये बनता है किससे, एक फिलामेंटस यानी कि एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है उससे बनता है। और कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। आगे इसके कुछ फंक्शंस हैं, ये प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन करके रखता है। आगे आ जाइए, सीलिया एंड फ्लेजिला। भाई सीलिया क्या होता है और फ्लेजिलिया क्या होता है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक oars causing the movement of either the cell or the surroundings fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. भाई सीलिया और फ्लेजिला दोनों का ही काम होता है मूवमेंट करना। जो सीलिया की स्ट्रक्चर होती है वो छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो फ्लेजिला होता है वो सीलिया की तुलना में लंबा होता है। ठीक है, जिसका भी काम क्या होता है, मूवमेंट करना होता है। आगे आ जाइए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। एन इम्प्रूव्ड मॉडल of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. भाई ये एक मॉडल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। और किस साइंटिस्ट ने बताया था, ये 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकोलसन।
1972 में इन्होंने एक्सेप्ट किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। अकॉर्डिंग टू दिस, भाई इसके आधार पर यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के आधार पर द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। इन्होंने बताया कि जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है ये एक लिपिड यानी कि इसमें लेटरल मूवमेंट होते हैं प्रोटीन्स की, यानी कि इसकी 2 लेयर बनी हुई होती हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज द फ्लूइडिटी, यानी कि बाई लेयर होता है, बाई मतलब 2, लेयर मतलब लेयर, परतें, ठीक है। तो यानी कि इसमें 2 परतें होती हैं प्रोटीन्स की, ठीक है, जिनकी एबिलिटी होती है क्या, मेम्ब्रेन में मूव करने की, ठीक है, मेम्ब्रेन में मूव करने की, जो कि फ्लूइडिटी को मेजर करती हैं। आगे आ जाइए, इसके कुछ फंक्शंस हैं। फर्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोलिक्यूल्स अक्रॉस इट। भाई इसका जो मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो मोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या करता है, मोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनी मोलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और कुछ जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं किसको, मेम्ब्रेन को, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के, जिसको क्या कहा जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। आगे, ए फ्यू आयंस और मोलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और कुछ आयंस और मोलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं मेम्ब्रेन को, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसके अगेंस्ट, कंसंट्रेशन के, ठीक है। और क्या बनाते हैं, मेकिंग यूज ऑफ एटीपी, एटीपी का यूज करते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें कौन से हैं, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव पंप, ठीक है। अब इसमें जो डायग्राम थे भाई, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम आपको बुक से बनाना था, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम और माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।